नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। 1 फरवरी 2025 को जहां एक और देश के वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने सदन के पटल पर आम बजट पेश करना था और उसी दिन वित्त मंत्रालय के ही जो एक इकोनॉमिक डिवीजन है उसके मुखिया कहें, प्रमुख कहें, वेंकट अनंत नागेश्वरन द्वारा एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई जो कि उसी दिन प्रकाशित हुई है। और ये मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी हैं, 18वें मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। और इनकी जो सर्वे रिपोर्ट है उसका जो शीर्षक है, जो मेन शीर्षक है वो ये है कि इम्पेरेटिव टू वाइप आउट ट्रस्ट डेफिसिट ऑनर्स ऑन गवर्नमेंट एजेंसी सर्वे। यानी कि घटता जो विश्वास है सरकार का, क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी का मतलब सर्वे ही होता है, तो घटते विश्वास को ये दूर करना होगा, ये अनिवार्य है, जरूरी है। और दूसरा जो इसकी सब शीर्षक आप कह सकते हैं, बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच कैरीज हाई रिस्क ऑफ स्टैग्नेशन इन ग्रोथ। यानी कि अगर आप कहें कि विकास की अगर हम देखें तो वो उसके अंदर जो बढ़त का जो एक भारी जोखिम है वो स्थिर है। ठीक है जी, इसको हमेशा की तरह वो ये कहते हैं कि इस तरह के वो स्थिर नज़र आ रहा है। तो ये इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट जो है वो बहुत विस्तृत है और विस्तृत रिपोर्ट को हम ना तो ये कह सकते हैं कि हम सार प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, और ना ही हम कह सकते हैं कि बहुत एक जो है जो जानकारी है जो उसको हम मोटा मोटी जो है कुछ बातें हैं जो आपसे हम साझा कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो मेन शीर्षक है उसका हमने आपको सार बता दिया है कि क्या है, और विस्तृत रिपोर्ट के बारे में बता दिया है, और इसके 7 पृष्ठ का तो इसका जो है भूमिका है। लेकिन उस भूमिका के में कुछ बातें जो है महत्वपूर्ण है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं कि आप ये ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होगा सरकार के लिए, जो कि घटता विश्वास है। और क्योंकि इकोनॉमिक भाषा है, ट्रस्ट वैसे लो ट्रस्ट भी कहा जाता है, और इकोनॉमिक भाषा में डेफिसिट का मतलब है कि कमी है। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि कोई सरकार जब राजनीति कर रही हो तो उसमें धर्म भी साथ हो और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का भी खेल चल रहा हो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम का भी चल रहा हो और हिंदुत्व का भी मुद्दा चल रहा हो, तो स्वाभाविक है कि जो बेसिक जो मुद्दे होते हैं, ज़रूरी मुद्दे होते हैं, गंभीर मुद्दे होते हैं, वो कहीं ना कहीं पिछड़ते हैं। उनको कैसे प्राथमिकता दी जाएगी, ये गंभीर चिंतन का सवाल है। पहली बात तो ये। अब मुख्य आर्थिक सलाहकार अपने सर्वे रिपोर्ट में क्या कहते हैं कि विश्वास पैदा करने का जो एजेंडा तैयार करना होगा। अगर विकसित भारत, जो संपूर्ण विकसित भारत 2047 तक ये दावा किया जा रहा है कि हमारा जो भारत होगा वो संपूर्ण विकसित होगा, ये दावा किया जाता है। लेकिन सर्वे रिपोर्ट में नागेश्वरन साहब कहते हैं कि अगर 2047 का ख्वाब पूरा करना है तो सबसे पहले आपको जो घटता विश्वास है, जो एंटरप्रेन्योर्स है या उद्योगपति हैं या जो बिजनेस का कुल मिला के जो स्थिति है उसमें घटते विश्वास को आपको खत्म करना होगा। और वो कैसे खत्म होगा, उसके लिए उन्होंने कहा है कि डीरेगुलेशन यानी अविनियमन जो है वो हमें जो ज़रूरी है उसको लागू करना होगा। हालांकि ये इसमें उन्होंने कहा है कि ये दोहरा रास्ता है, यानी 2 वे वो है, यानी जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको भी सहयोग करना होगा सरकार का और सरकार को भी, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को उसका जो है कोई किस तरह से एडवांटेज नहीं लेनी चाहिए। अगर सरकार कोई सहूलियत देती है डीरेगुलेशन की तो उसके लिए उनको भी साथ में अपना सहयोग देना होगा और उनको भी विश्वास पे अपने खरा उतरना होगा। और ऐसी कुछ बातें हैं 2024-25 के सर्वे रिपोर्ट का, ये उन्होंने कहा है कि जो डीरेगुलेशन को लागू करना सरकार के लिए बहुत इतना सहज तो नहीं है, लेकिन लागू करना अनिवार्य है। ठीक है जी। खासतौर पर भारतीय समाज के लिए जो है, हमारी जो भारतीय समाज की कहें या उद्योग की स्थिति कहें, ये थोड़ा सा आप जानते हैं कि इसमें थोड़ी अगर छूट मिले तो मनमानी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो इस चीज़ को समझते हुए सरकार को लागू करना जो है वो अनिवार्य है कि जो रेगुलेशन जो चल रहा है, विनियमन जो चल रहा है, उससे जो स्थिति आई है स्टेगनेशन की, जो विकास की स्थिर हुआ है, वो जो है वो ठीक नहीं, वो जो संकेत है वो ठीक नहीं दे रहे, नंबर 1। दूसरा, ये भी उन्होंने कहा कि 2019 में अगर हम बात करते हैं तो 2019 से लेकर जितना भी अगर आप देखोगे तो इसको समझना होगा कि 2019 में क्या हुआ था। ठीक है, वो हम बात करते हैं। तो यहाँ श्री नागेश्वरन ने एक उदाहरण दिया है कि 2019 में यानी सरकार ने जो है कॉरपोरेट टैक्स में कट भी किया, लेकिन फिर भी उनको जो निवेश के लिए जिस तरह की स्टार्ट मिलनी चाहिए थी, किक स्टार्टिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। दूसरा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पोस्ट कोविड पीरियड है, कोविड पीरियड के बाद, यानी जो उद्योग हैं या उद्योगपतियों की बात करें या एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, उनके तो जो उनका जो वित्तीय संचय है जिसे, ठीक है जी,
वो तो कैश रिजर्वर्स जिसे हम कहते हैं, वित्त संचय, उनका तो बढ़ा, लेकिन कुल मिला के जो जिस तरह का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो ये तो रिपोर्ट बता रही है। अच्छा, अब एक और बात बताते हैं कि ये कितनी सीरियस यहाँ पे रिपोर्ट उन्होंने बात कही है कि जो स्टेग्नेशन है, जो एक स्थिरता तो दिखाई दे रही है, इसको दूर करने के लिए हमें कुछ नीतियों में जो है बदलाव लाना है। एक बात तो ये है, लेकिन अब सोच का जो है एक बात है, जो अब जिनके हाथ में हुकूमत है, आरएसएस और बीजेपी कोई बहुत ज़्यादा आप अलग से नहीं कह सकते। बीजेपी आरएसएस के दम पर ही बीजेपी, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि सरकार जो है वो हुकूमत कर रही है, वो शासन संभाले हुए। और आरएसएस के जो मुखिया हैं मोहन भागवत जी, इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि जो रोजगार के रास्ते हैं वो भी राम मंदिर के प्रवेश द्वार से ही जाते हैं। ये उन्होंने जब 22 जनवरी 2024 में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस दिन को रिपीट करते हुए, ये होपफुली 22 जनवरी के आसपास के, उससे पहले के आगे पीछे की एक रिपोर्ट है। हम पूरा समय लोगों के रोजी रोटी की ही चिंता करते रहे, समाजवाद वगैरह वगैरह सारी बातें करते हैं, गरीबी हटाओ वगैरह सारे नारे देते हैं। कुछ हुआ क्या? भारत की रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखो। लेकिन हम तो एक चिंतन की बात कर रहे हैं। हमारा सवाल है कि वो कहते हैं कि राम मंदिर के प्रवेश द्वार से ही रोजगार के रास्ते जाते हैं, रोजी रोटी के रास्ते जाते हैं, तो कैसे? सवाल तो ये है, अगर ये सब ऐसा ही हो रहा होता या हो सकने संभव होता तो आज ये रिपोर्ट कैसे छपती? और क्यों जो मुख्य जो आर्थिक सलाहकार हैं वो किस तरह की सलाह दे रहे हैं? तो ग्लोबलाइजेशन जो है हमारे देश में, तो इसको ये किस तरह से, अब एक दौर में जब जेट विमान चले थे तो कुछ घंटों में ही एक देश से दूसरे देश की दूरी तय हो जाती थी। आज डिजिटल है, फ़ोन पे भी लंबी बातें हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। ठीक है कि भाई जेट के दौर से लेकर और हम डिजिटल दौर में प्रवेश कर चुके हैं, जो जिसे हम वैश्वीकरण कहते थे, ये विश्व कहते थे, वो उसको हमने एक ग्लोबल विलेज के दर्जा दे दिया है। यहाँ समझने वाली बात है कि एक दौर था जेट इंजन का, उस वक्त एक देश से दूसरे देश की दूरी झट से तय हो जाती थी, कुछ घंटों में तय हो जाती थी, ये कहा जाता था। आज डिजिटल दौर है और डिजिटल दौर में फ़ोन पे या दूसरे साधनों से बातचीत हो जाती है, लंबे और बहुत खुल के, यहाँ तक कि भाई जो हम जिसे कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह या दूसरी कॉन्फ्रेंसेज हैं, वो हम विजुअल उसमें ले लेते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसेज जिसे हम कह लेते हैं। अच्छा, यह नाम दे दिया गया है कि ग्लोबल विलेज, सार्वभौमिक ग्राम। तो इस स्थिति में हम पहुंच गए हैं। तो अब एक देश दूसरे देश के साथ किस तरह से जो कंपटीशन करेगा, अब जो लड़ाई चल रही है वो अर्थ को लेकर चल रही है, यानी अर्थव्यवस्था को लेकर चल रही है और आर्थिक मुद्दों पर ही चल रही है। तो इस करके अगर देश ने आगे बढ़ना है तो हमें जो प्राथमिकता दी जानी है, कैसी योजनाओं, कैसी नीतियों को दी जानी चाहिए, ये बात समझने की है। तो वो है वेंकट अनंत नागेश्वरन जी, इनकी एक रिपोर्ट है। मैं क्या विस्तृत रिपोर्ट है, इस पर चर्चा लंबा करना, एक पूरा वीडियो चला जाता है। तो हमने मोटा मोटी आपको जानकारी दी कि उन्होंने कहा कि आप तो डीरेगुलाइज करो, इसको अविनियमन की जो नीति है उसे अपनाना ही होगा, अन्यथा बहुत दिक्कत आ जाएगी। ये भी माना उन्होंने कि ये मानते हैं कि भारतीय समाज में इतना आसान ना होगा, ठीक है जी, फिर भी इस चुनौती को, सरकार को इस जोखिम को चुनौती को ये लेना ही होगा। तो दर्शकों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।